Hello everyone. Today we are going to start chapter 3 of the Indian Contract Act, and this chapter extends from section 31 to section 36. Indian Contract Act is the ninth act of 1872 and it came into force on 1st of September 1872. So let's start. Section 31 is talking about the contingent contract and it gives the definition of the contingent contract. तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन कॉन्ट्रैक्ट में हम टू डू और नॉट टू डू समथिंग, अगर कोई इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट हैपन होता है या फिर नहीं होता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ होने वाला है, हैपनिंग ऑफ सम इवेंट या फिर नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और कोलैटरल का मतलब है एसोसिएटेड विद। कोई भी एग्रीमेंट, अगर एक भी कोई एक्ट होने वाला है वो डिपेंड कर रहा है किसी अदर एक्ट के होने या ना होने पर, तो दैट इज नोन एज कोलैटरल, दैट मीन्स एसोसिएटेड। something which is associated, one thing is associated with another thing. अब इसकी illustration देखते हैं। सी, अब A contracts to pay B रुपीज 10,000। A ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो B को 10,000 रुपए देगा अगर B का घर जल जाता है तो ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग हैपनिंग, दैट मीन्स बर्निंग ऑफ द हाउस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग। और अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है दैट इज ऑल्सो अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ऑल्सो अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इन जगहों पर भी एक्सपेक्टेशन होती है ऑफ समथिंग हैपनिंग और समथिंग नॉन हैपनिंग। तो दिस इज सेक्शन 31, इसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। नाउ कम्स सेक्शन 32 which is talking about the enforcement of contract contingent on an event happening। जैसा कि आपको याद होगा, अभी हमने सेक्शन 31 में बात करी एक्सपेक्टेशन ऑफ कुछ हैपनिंग या नॉन हैपनिंग रहता है। तो 32 में बात हो रही है, अगर किसी इवेंट के हैपनिंग की बात हो रही है तो वो सेक्शन 32 में फॉल करेगा। सी, सेक्शन 32 says that contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened। तो 32 में ये बात कही गई कि अगर हम किसी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने का या कुछ न करने का, अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, मतलब उस फ्यूचर इवेंट का हमें पता नहीं है वो होने वाला है या नहीं होने वाला है, और अगर उसकी बात कर लेते हैं कि अगर वो इवेंट हो जाता है तो ही हम अपने साइड की बात या हमने जो एक्ट कहा है वो हम करेंगे। तो दिस इज नोन एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट which can be enforced on the हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर कोई इवेंट हैपन होता है तभी हम इस चीज को इन्फोर्स करा सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं, तब वो सेक्शन 32 में फॉल कर जाएगा। और अगर वो इवेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो अगर हैपन होता है उसके बाद ही हम अपना काम करने वाले हैं, उसके बाद ही हम कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराने वाले हैं, तो अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग हैपनिंग है वो खुद ही इम्पॉसिबल हो गया और कॉन्ट्रैक्ट भी उसी बेसिस पर डिपेंड कर रहा था। अगर वो इवेंट हो जाता है तो वो इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इलस्ट्रेशन सेज दैट ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा टू बाई बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव्स सी। बी के घोड़े को खरीदने की यहाँ बात हो रही है। अगर ए सरवाइव करता है सी को, मतलब ए की, अगर ए ज्यादा टाइम तक जीता है सी से, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक सी की डेथ नहीं हो जाती है ए के लाइफ टाइम में। इलस्ट्रेशन बी सेज दैट ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा एक घर बेचने के लिए बी को एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, प्राइस उसकी फिक्स हो गई है, ठीक है। इफ सी टू whom the horse has been offered refuses to buy him, the contract cannot be enforced by law unless and until C refuses to buy the horse। A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि आपको हम एक हॉर्स बेचेंगे एट स्पेसिफाइड प्राइस। अगर C उस घोड़े को खरीदने से मना कर देता है तभी हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर जब तक सी मना नहीं करता घोड़े को खरीदने से तब तक हम बी को नहीं दे सकते हैं, और अगर वो मना कर देगा तब हम दे सकते हैं। Illustration C says that A contracts to pay B a sum of money when B marries C। A ने कॉन्ट्रैक्ट करा B से कि हम आपको सर्टन अमाउंट ऑफ मनी देंगे अगर आप C से शादी कर लेते हैं, और C की डेथ हो जाती है।
बी से शादी करने से पहले ही सी की डेथ हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ हैपनिंग की बात हो रही थी, वो हैपन जो इवेंट हैपन होने जो इवेंट होने वाला था वो इवेंट हुआ ही नहीं, उससे पहले सी की डेथ हो गई, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, तो सी पॉइंट इस पैराग्राफ की बात कर रहा है। Now comes section 33 which is talking about an event of non-happening. अगर expectation है किसी चीज की कि वो नहीं होगा तभी हम कोई काम करेंगे, तभी हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करेंगे, तो जब तक वो काम के होने के चांसेस हैं तब तक हम नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सी सेक्शन इज सेइंग दैट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, हमने कॉन्ट्रैक्ट करा कि हम कोई काम को करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं जब कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नहीं होता है, can be enforced when happening of that event becomes impossible and not before। अगर हमने बात करी है कि अगर कोई भी इवेंट नहीं होता है तभी हम एक एक्ट को फुलफिल करने वाले हैं, तो अगर वो नहीं होने वाली जो बात है वो अगर इम्पॉसिबल हो जा रही है तब हम अपने एक्ट को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम नहीं कर सकते हैं। सी इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए ने एग्री करा बी से कि वो उसे सम ऑफ मनी देगा इफ सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न, किसी शिप की बात हो रही है, अगर वो रिटर्न नहीं आता है तो हम आपको कुछ पैसे देंगे, और वो शिप रास्ते में ही डूब जाता है, तब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स करा सकते हैं, क्योंकि शिप डूब चुका है इसका मतलब यहाँ पे इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो चुका, वो शिप किसी भी हाल में वापस नहीं आ सकता है, तो दैट्स वाई अब हम इन्फोर्स करा सकते हैं, हम आपको मनी दे सकते हैं, तो दिस इज इवेंट नॉन हैपनिंग। हमने 32 में पढ़ा इवेंट हैपनिंग पर वो डिपेंड करेगा, 33 में इवेंट नॉन हैपनिंग पर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा। Section 34 is talking about when event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person। See, section 34 में living person की बात हो रही है। If the future event on which a contract is contingent, किसी future event पर depend कर रहा है contract जो कि contingent है, is the way in which person will act at unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies। यहाँ पर लिविंग पर्सन की बात हो रही है कि लिविंग पर्सन के साथ अगर हमने ये कहा है कि लिविंग पर्सन सच कॉन्ट्रैक्ट सच एक कंडक्ट करेगा, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, ठीक है, वो जो पर्सन है वो फ्यूचर में कोई कंडक्ट करने वाला, उस बेसिस पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है सेक्शन 34 में। ओके, तो दिस इज सेक्शन 34। यहाँ पे फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन बात हो रही है, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन सेज दैट ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, ए ने एग्री करा कि बी को सम ऑफ मनी देगा अगर बी की शादी सी से हो जाती है और सी ने डी से शादी कर ली, तो मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडरेबल इम्पॉसिबल। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन मतलब बी की शादी की यहाँ पे बात हो रही थी और सी ने तो डी से शादी कर ली, तो यहाँ पर जो मैरिज है बिटवीन बी एंड सी वो तो इम्पॉसिबल हो गया। ऑल्दो ये पॉसिबल है कि हाँ डी हो सकता है डी की डेथ हो जाए उसके बाद सी वापस आ जाए बी से शादी कर ले, लेकिन वो एक फ्यूचर कंडक्ट है दैट मे और मे नॉट हैपन, तो यहाँ प्रेजेंट सिनारियो में सी ने किसी अदर पर्सन से शादी कर ली है तो बी के साथ उसकी शादी तो इम्पॉसिबल हो गई है। दिस इज फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, हम किसी लिविंग पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट के बारे में बात करते हैं, उस बेसिस पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, मतलब कंटीजेंसी यहाँ पे फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन पे डिपेंड कर रही है, तो ये 34 में फॉल करेगा। सेक्शन 35 इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड विच आर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम। सेक्शन 35 में हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। 34 में हमने लिविंग पर्सन के कंडक्ट की बात की, 35 में हम टाइम की बात कर रहे हैं। अगर हमने टाइम फिक्स कर दिया है कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर कुछ एक्ट होता है तभी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगे, या अगर नहीं होता है तभी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगे, अगर हमने ऐसा बोला है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं वो विद इन फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। सी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, if a specified uncertain event happens within fixed time, becomes void if at the expiration of the time fixed such event has not happened, or if
Before time fixed, such event becomes impossible. See, हमने क्या कहा, अगर हमने एक contingent contract करा है आपके साथ to do or not to do something, जब कोई specified uncertain event किसी fixed time के अंदर होने वाली है और अगर वो fixed time से exceed कर जाती है, बाद में होती है या फिर नहीं होती है, impossible हो जा रही है वो act, तो हम उस contract को void कर देंगे. This is section 35. Further, it says that when contracts may be enforced which are contingent on specified event not happening within fixed time. अगर हमने ये डिसाइड करा है कि किसी एक्ट के बारे में कि वो अगर फिक्स्ड टाइम में नहीं होता है तब हम अपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करेंगे. उस मामले में क्या होगा, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन. हमने डिसाइड किया कि अगर स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट फिक्स्ड टाइम के अंदर नहीं होता है तो मे बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ व्हेन द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड. तो जैसे ही टाइम एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद हम इन्फोर्स करा सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को. एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, और वो इवेंट नहीं हुआ है, या बिफोर द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड, या समय से पहले ही वो एक्सपायर हो चुका हो, इफ इट बिकम्स सर्टन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन. अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हमने जो टाइम डिसाइड किया था उससे पहले ही हमें पता चल जा रहा है कि नहीं ये एक्ट तो अब हो ही नहीं सकता है, ये जो फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है वो अब नहीं कंटिन्यू कर सकता है, तो हम उसके पहले भी अपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, और वो एनीथिंग जो है वो किसी अदर सर्कमस्टांस पे रिलाई कर रहा है. और प्रेजेंट दैट मीन सेक्शन 35 में वो अदर सर्कमस्टांस क्या हो गया कि फिक्स टाइम के अंदर हम कुछ करने या कुछ ना करने की बात कर रहे हैं. अगर हम कुछ करने की बात कर रहे हैं तो वो काम अगर फिक्स टाइम के अंदर हो जाता है तो हम अपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगे, इन्फोर्स करा सकेंगे. लेकिन अगर हमने ये डिसाइड करा है कि फिक्स टाइम के अंदर अगर कोई इवेंट नहीं होता है तब हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे, तो जिस दिन हमें कंफर्म हो जाएगा, मतलब ये इम्पॉसिबिलिटी एकदम स्टैब्लिश हो जाएगी कि अब ये फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जो है, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट जो है वो नहीं हो सकता है या एक्सपायर हो चुका, या टाइम आपका जो है टाइम एक्सपायर हो चुका, उसके बाद हम कर लेंगे उस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी. इलस्ट्रेशन देखिए, ए प्रोमिसेस टू पे बी. ए ने बी को प्रॉमिस करा कि हम सर्टन सम ऑफ मनी आपको देंगे इफ सर्टन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर. सी, यहाँ पे कुछ हैपनिंग की बात हो रही है कि विद इन फिक्स टाइम ये चीज हो जानी चाहिए, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हो जानी चाहिए, तब हम आपको मनी देंगे. मनी देना ही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. तो द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड. कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स किया जा सकता है, जब शिप रिटर्न हो जाएगी एंड बिकम्स वॉइड, और वॉइड हो जाएगी जब शिप जल जाती है या डूब जाती है या एक साल के अंदर नहीं आ पा रही है किसी भी कारण. एक साल के बाद अगर वो रिटर्न आती है तो भी हम अपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ टाइम इज द एसेंस, हमने फिक्स टाइम के अंदर कुछ करने को कहा था. इलस्ट्रेशन बी सेज दैट ए promises to pay B. A ने B को प्रॉमिस करा a certain sum of money वो देंगे if certain ship does not return within a year. अगर कोई एक शिप है जो नहीं आती है एक साल के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट को कब इन्फोर्स कराया जा सकता है, इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर और इज बर्न्ट विद इन अ ईयर. ठीक है, हमने इलस्ट्रेशन ए में रिटर्न की बात करी कि शिप अगर एक साल के अंदर आ जाता है तब हम कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करेंगे. अगर ऐसा कहा है तो जब वो आ जाएगा तभी हम इन्फोर्स करेंगे, और नहीं आता है या एक साल का टाइम लैप्स हो जा रहा है तो हम नहीं इन्फोर्स करने वाले हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को. लेकिन बी वाली इलस्ट्रेशन में बात हो रही है कि शिप नहीं आता, अगर शिप, यहाँ मतलब नॉन हैपनिंग की बात हो रही है, अगर स्पेसिफाइड इवेंट नहीं हो रहा है विद इन फिक्स टाइम के अंदर, उसके बाद हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन ही यही थी कि जो फिक्स टाइम है उसके अंदर ये इवेंट नहीं होना चाहिए, मतलब शिप यहाँ पे रिटर्न नहीं आनी चाहिए. तो शिप अगर नहीं आती है तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट को. Now comes section 36. This is the last section of this chapter. It says that agreement contingent on impossible event voids. See, अभी तक हमने जहां पर भी देखा हमने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड देखा, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम एग्रीमेंट शब्द देख रहे हैं. इसका क्या मतलब हो गया, तो कंटिंजेंट एग्रीमेंट क्या होते हैं, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर void whether the impossibility of event is known or not known to the parties to agreement at the time when it is made. See,
36 में हमने कंटिंजेंट एग्रीमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया है। इसके पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वो कभी ना कभी इन्फोर्सिबिलिटी में आया था। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इन्फोर्स कराया जा सकता है कोर्ट के सामने, लेकिन एक एग्रीमेंट को हम नहीं इन्फोर्स करा सकते हैं जब तक कि वहां पे इन्फोर्सिबिलिटी ना हो जाए। जब तक उसके इसेंशियल्स क्लियर नहीं रहेंगे, इसेंशियल्स उसके फुलफिल नहीं हो रहे होंगे कि हाँ अब हम इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ अगर नहीं आता है, तब तक वो एग्रीमेंट रहता है। तो यहाँ पे कंटिंजेंट एग्रीमेंट की बात हो रही है, और ये इम्पॉसिबल इवेंट के साथ अगर हम रिलेट कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी एग्रीमेंट है, हमने ये डिसाइड करा कि हम इस एग्रीमेंट को फुलफिल कराएंगे या वैलिड करवाएंगे या इन्फोर्स कराएंगे जब कोई इम्पॉसिबल इवेंट हो या इम्पॉसिबल इवेंट ना हो, तो इम्पॉसिबल इवेंट जो नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो इस मामले में हमारा जो कंटिंजेंट एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट रह जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि जो इम्पॉसिबल इवेंट है वो तो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसे इवेंट्स की बात हो रही है जो कंटिंजेंट नहीं है, वो हमें निश्चित पता है कि हाँ ये तो इम्पॉसिबल इवेंट ही है, लेकिन जब हम एग्रीमेंट कर रहे थे तब हमें आइडिया नहीं था कि ये वाली चीज इम्पॉसिबल है शुरू से। तो contingent agreement to do or not to do anything. If an impossible event happens or void, इम्पॉसिबल इवेंट अगर हो जाएगा तब हम अपने कंटिंजेंट एग्रीमेंट को इन्फोर्स कर देंगे, हमने ऐसा कहा। तो इम्पॉसिबल इवेंट तो कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें उसकी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता था या नहीं पता था। पार्टीज को अगर नहीं भी पता था कि ये इवेंट इम्पॉसिबल है, स्टिल दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड, ठीक है। इलस्ट्रेशन इसका बहुत ही इजी है। इट सेज दैट ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज। ए ने एग्री करा कि वो बी को 1000 रुपीज देगा अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिल जाती हैं। तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया, क्योंकि हम सबको पता है अगर हम दो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो कभी भी ये आपस में कहीं नहीं मिल सकती हैं, दो स्ट्रेट लाइन नेवर मीट्स, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। इसीलिए जो कंटिंजेंट एग्रीमेंट है दैट इज वॉइड। इलस्ट्रेशन बी सेज दैट A agrees to pay B 1000 rupees if B will marry A's daughter C. B जब A की बेटी C से शादी करेगा तब उसे 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन C की डेथ हो चुकी है जब इस एग्रीमेंट को बनाया जा रहा है, तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी एक इम्पॉसिबल इवेंट को हम कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज सेक्शन 36। अब हम सारे सेक्शन का एक बार रिकैप देख लेते हैं। सेक्शन 31 इज टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और ये बात करता है एक्सपेक्टेशन ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग। सेक्शन 32 इज टॉकिंग अबाउट द इवेंट हैपनिंग। अगर कोई इवेंट हैपन होता है तो हम सेक्शन 32 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने वाले हैं। अगर इवेंट की नॉन हैपनिंग पे हमने डिसाइड किया है कोई भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सेक्शन 33 में चल जाएगा। सेक्शन 34 इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। एक लिविंग पर्सन फॉर फ्यूचर में क्या करने वाला है उस बेसिस पर हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो दैट विल फॉल अंडर सेक्शन 34। सेक्शन 35 इज टॉकिंग अबाउट इवेंट विद इन फिक्स टाइम। हमने टाइम फिक्स कर दिया कि इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ चीज हो जानी चाहिए या कुछ चीज नहीं होनी चाहिए, उस बेसिस पर हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है। एंड लास्टली सेक्शन 36 अबाउट द टॉकिंग अबाउट द कंटिंजेंट एग्रीमेंट इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स कभी हो ही नहीं सकते हैं, इसीलिए उनसे रिलेटेड कोई भी कंटिंजेंट एग्रीमेंट रहेगा दैट विल बी वॉइड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग चैप्टर 4। थैंक यू।